नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और आज इस खास बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे नागालैंड की खबर से। नागालैंड में सेना की फायरिंग में 14 स्थानीय लोगों की मौत के बाद नागालैंड के मोन में आज तनाव पैदा हो गया। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने असम राइफल्स के कैंप को घेर लिया और सूत्रों के मुताबिक कैंप में आग लगाने की कोशिश की गई। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। एक पिकअप ट्रक में ग्रामीणों के शव। नागालैंड के मोन जिला में शनिवार को गलत सूचना के आधार पर सेना की फायरिंग में इन लोगों की जान चली गई। आतंकियों की तलाश कर रही सेना की एक यूनिट ने एक सूचना के आधार पर कोटिंग गांव में जाल बिछाया था, लेकिन जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई वो स्थानीय ग्रामीणों की निकली। इस घटना के बाद गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने सेना के जवानों को घेर कर उन पर हमला कर दिया। सेना की कई गाड़ियों को आग लगा दी। हालात काबू से बाहर हुए तो आत्मरक्षा में सेना को फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें 5 और ग्रामीणों की मौत हो गई और सेना के एक जवान को भी जान गंवानी पड़ी। घायल जवानों और ग्रामीणों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के 24 घंटे बाद भी इलाके में काफी तनाव है। रविवार को गुस्साए लोगों ने मोन जिले में असम राइफल्स के एक कैंप पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद सेना ने बयान जारी कर कहा कि इस घटना और इसके बाद हुई घटनाओं पर गहरा अफसोस है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की जान जाने की उच्च स्तर पर जांच चल रही है और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सेना की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। But even if such information is there, हमले से पहले उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। meticulously, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि नागालैंड के वोटिंग में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं। जिन परिवार ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक हाई लेवल SIT इस मामले की गहनता से जांच करेगी, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस घटना के बाद तनाव को देखते हुए मोन जिले में SMS और 3G सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना दी है। सेना, पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर सोमवार को कोहिमा पहुंच रहे हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। वो कभी रिवर्स गियर में नहीं जाते हैं, लिहाजा 7 तारीख को RLD और समाजवादी पार्टी की रैली के बाद गठबंधन तय है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। इतनी बड़ी लेगेसी अब आपकी और जय और अखिलेश जी का गठबंधन हो गया है। आप लोगों ने पिक्चर्स भी ट्वीट की कुछ दिन पहले और अब सब कुछ ठीक है। आप लोगों की दोस्ती है, गठबंधन हो गया है, हम लोग मान के चल रहे हैं बिल्कुल। पहले भी सब ठीक था और एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होना चाहिए, जो रिश्ते में मुझे लगता है पहला स्तंभ होता है, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और लंबे समय हमने फैसला लिया है कि जिस रास्ते हम चलते आए, राह तो एक ही थी, शुरुआत का पॉइंट भी, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही था, विचारधारा में भी मेल था, तो इसलिए जो एक ही रास्ते पे चलना है तो साथ चलना चाहिए। साथ चलना चाहिए। सर, खबरें आती हैं कि आप लोगों का अलायंस हो रहा है। 7 तारीख को मेरठ में आप लोगों ने ज्वाइंट रैली, बड़ी रैली तैयारी कर रहे हैं। उस रैली में क्या होने वाला है, क्या देखने वाले हैं हम लोग मेरठ की उस रैली में? हमारे यहाँ आप जानते हो कि लोग पंचायती मिजाज के हैं, बंद कमरे के फैसलों को स्वीकार नहीं करते, चाहते हैं कि हमारे बीच आके बात होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ भी मैंने और अखिलेश जी ने बैठ के हम लोगों ने जो चर्चाएं की हैं, जो हमने विजन और रोड प्लान उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया है, हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में मेरठ क्रांति की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है, किसान आंदोलन की जननी है, उस क्षेत्र में जाकर अपने लोगों के बीच हम उस बात को रखेंगे। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन तय नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है? नहीं, सीटों पे हमारी बातचीत हो चुकी है, काफी हद तक हो चुकी है। बारीकी में हम जाके हमने सीट का विश्लेषण किया है, सीट का एक इतिहास किया है, पुराने परिणाम क्या रहे हैं, हमारा उस पर क्या इंटरेस्ट है, उनके कौन लोग क्या चाहते हैं, सारी हमने विस्तृत चर्चा की है। लेकिन कुछ लोगों को अभी मसाला और चाट और चटनी ये सब कर लेने दीजिए ना। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, चुनाव कृषि कानून रद्द हो गया है और जैन जी बीजेपी जा सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तमाम लोगों से पूछ चुके हैं सवाल, मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या कभी कोई गुंजाइश अभी भी रह गई है? क्योंकि बीजेपी का कहना है किसानों से प्रधानमंत्री मोदी माफी मांग चुके हैं, तो उनकी तरफ से ये आया है। देखिए, मेरी गाड़ी में सब गियर हैं, रिवर्स गियर है, 1 से 5 गियर हैं, धीमे चल सकता हूँ, तेज चल सकता हूँ,
लेकिन इस तरह का यूटर्न तो नहीं मार सकता। बीजेपी का जाने का कोई क्या आधार होगा मेरे उस फैसले का? क्या जिस वर्ग के लिए मैं लड़ता आया हूं पिछले 7-8 साल से, हम लोग विपक्ष में ही तो बैठे हैं। क्यों बैठे थे? क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है उन चीज़ों में, उन मुद्दों पे? अगर परिवर्तन आए या मुझे विश्वास हो कि सरकार गंभीरता से उन चीज़ों पे काम करना चाहती है, तब तो हमेशा खुले मन से विचार होता है। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक परिवार के 9 लोग जीनोम सीक्वेंसिंग में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ग्रसित पाए गए हैं। चिकित्सा सचिव वैभव गाल्डिया ने बताया कि विभाग ने दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार को पूर्व में ही RUHS में भर्ती करवा दिया था। उनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें भी RUHS में एडमिट किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार सहित उनके संपर्क में आए 34 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 9 लोग कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बाकी 25 लोग नेगेटिव हैं। उन्होंने बताया कि परिवार के संपर्क में सीकर जिले के अजीतगढ़ का एक परिवार भी आया था। विभाग ने सीकर में उन सभी 8 लोगों की भी ट्रेसिंग की, वो सभी कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि संपर्क में आए सभी लोगों की व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिए जा रहे हैं। राजस्थान में भी 9 लोगों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो पाया गया है। अब ये पिछले हफ्ते फ्राइडे को ये रिपोर्ट किया गया था कि 9 लोग पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि वो एक परिवार जो साउथ अफ्रीका से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था, उनके संपर्क में आए थे। करीब 30 लोग उनके संपर्क में आए थे, जिनमें से 5 पॉजिटिव निकले, और इनमें से वो जो परिवार है वो 4 सदस्य उस परिवार के हैं और 5 अन्य उनके रिश्तेदार हैं। अब इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका कॉन्फर्मेशन आज शाम को मिल गया है। चिकित्सा विभाग ने कंफर्म कर दिया है और उनको सबको आइसोलेशन में RUHS में रखा गया है। जो इनमें एडल्ट्स हैं, इस पूरे 9 लोगों में से सबके डबल डोज लग चुके हैं वैक्सीनेशन के। सिर्फ 3 बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, लेकिन सबकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। और अब ये जो 9 लोग पॉजिटिव आए हैं, उससे साफ है कि राजस्थान में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और इसको लेकर अब चिकित्सा विभाग और सतर्क हो गया है। कर्नाटक, गुजरात और मुंबई के बाद दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि हुई है। तंजानिया से दिल्ली लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट पाया गया है। LNJP अस्पताल में भर्ती किए गए 17 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 12 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है। जिनकी रिपोर्ट आई है उनमें एक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। देश के जाने माने पत्रकार और NDTV के हमारे पूर्व सहयोगी विनोद दुआ आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शनिवार को उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, आपसे इजाजत लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी शख्सियत ऐसी रही कि उन्हें अंतिम विदाई देने आया हर व्यक्ति उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा था। उनके अंतिम संस्कार में काफी तादाद में मीडिया से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी और तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे। पीढ़ी खत्म हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उनसे जुड़ी कोई न कोई याद थी। उनका जो आइडिया था जर्नलिज्म का, वो तो वो रहेगा जमीन में। उनका जो पत्रकारिता का तरीका जो था, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सरकार से सवाल पूछना, वो नहीं मरेगा। और उनके लिए यही सबसे बड़ा, उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। हाँ, वो सिलसिला तो ख़त्म ही हो गया है टेलीविज़न में। पता नहीं उन्हें कैसा लगता होगा, क्योंकि जो लोग उससे ध्वस्त कर रहे हैं उनमें से कई सारे लोग विनोद दुआ को मानने वाले लोग भी होंगे,
उनको तो दुख होता ही होगा, और वो चीज़ तो अब वापस नहीं आनी है इस टेलीविज़न में। एक ऐसी खबर जिसे आप, मैं, हम सब बहुत पहले से जानते हैं। उस आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक मित्र ने अभी ट्वीट किया, कल रात को ट्वीट किया था कि विनोद मरा नहीं है, विनोद मरते नहीं है। बस ये विनोद दुआ को मार नहीं सकता, वो तो विचार है। ये आप जो लोग देख रहे हैं, ये उस विचार का अंश है। विनोद दुआ भारत की टेलीविज़न जगत के लोकतंत्र थे। ही वॉज द रिपब्लिक ऑफ इंडियन टेलीविज़न। वो रिपब्लिक जो उन्होंने स्वयं बनाया मेहनत करके और लोगों के साथ, उस रिपब्लिक को जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा था, बेटा ऐसा है कि यदि एक बार कैमरा ऑन हो जाए और लाइट ऑन हो जाए तो कठिन से कठिन सवाल पूछने से मत घबराना, लेकिन सवाल मुस्कुराते हुए पूछना, चिल्ला के नहीं पूछना। ये सीख जो है आज के सभी पत्रकारों के लिए, सभी एंकर के लिए है। उम्दा आदमी थे, उम्दा शब्द बहुत इस्तेमाल करते थे। मैं उनसे कई बार यही कहा करता था कि उम्दा के आगे भी कुछ है। बोले उम्दा के आगे उम्दा ही है। तो इस तरह के थे विनोद। बेबाक थे, बोल्ड थे, साहसिक थे। उनका बोलने का अपना एक अंदाज था। जब वो कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते थे तो कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। दुआ साहब जैसे लोग एक स्तंभ बनकर निकले, जो नौजवान पत्रकारों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत थे कि सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जा सकते हैं, कोई दबा नहीं सकता। तालीम की वजह से ऊंचे अच्छे इम्तिहान पास कर पाए। विनोद दुआ अपने पीछे पत्रकारिता की जो विरासत छोड़ गए हैं, उसे सहेज कर रखना आसान नहीं है। तोते बने हुए हैं, सिर्फ रखते हैं उनकी बात। उनकी गुलाम रूहों को आजादी मिले। एक ऐसे दौर में जब सत्ता से सवाल पूछना और भी ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा हो गया है, जनता की खातिर सत्ताधीशों से सवाल करना, उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाना, वो भी पूरी शालीनता और मुद्दे की गंभीरता बनाए रखने के साथ, एक ऐसी आर्ट है जिसे सीखना और उस पर अमल करना ही विनोद दुआ को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। विनोद दुआ सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके लिए मैं क्या बोलूं। इसलिए उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।